दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब इस दुनिया में अजीब सा वायरस फैलने की वजह से सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो सरवाइव कर पा रहे थे। और इन्हीं में से एक परिवार था जिसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। लेकिन इस परिवार की जिंदगी तब बदल जाती है जब इनमें से एक लड़की एक अजनबी को अपने घर पर ले आती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें कयामत के बाद की दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें रेगिस्तान के बीच में बने एक ग्लास हाउस को दिखाया जाता है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक हरियाली बची हुई है। इसके बाद हमें एक आदमी को इस ग्लास हाउस के पास आते हुए दिखाया जाता है, जिसे जल्दी ही कोई गोली मार देता है। इसके बाद हम उस ग्लास हाउस के अंदर रहने वाले परिवार को देखते हैं, जिनमें 3 बहनें रहती थी। वो उस आदमी के शरीर को अंदर ले आती हैं, जिसके बाद उसके शरीर के सारे अंजर पंजर निकालकर बाकी के सामान को बचे हुए अपने गार्डन में दफना देती हैं। इसके बाद हमें उनके भाई पप्पू पथरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के बारे में सोच रहा होता है। मेरा दोस्त सही कहता था कि अभी भी वक्त है, रशियन को बचा ले, नहीं तो अगर दुनिया खत्म हो गई तो कोई नहीं बचेगा। काश मैंने उसकी बात उस समय मान ली होती। इसके बाद हमें पता चलता है पप्पू पथरी बाहर की जहरीली हवा से संक्रमित हो चुका है, जिस वजह से उसने अपनी कुछ यादों को खो दिया है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास आते हैं और उन्हें उस आदमी के बारे में बताते हैं जिन्हें उसने मारकर गाड़ दिया था। जिसके बाद उनकी माँ उसे कहती है कि इनका राजू नाम का एक और भाई था, जो कि कई सालों पहले घर छोड़कर भाग गया था। अब यहाँ ये सभी परिवार वाले एक अजीब सा रिचुअल करते हैं, जो कि इनकी यादों को ताज़ा रखने में मदद करता है। अब अगले दिन एक लड़की जंगल में पहरा दे रही होती है, तभी उसकी नज़र एक और अजनबी पर पड़ती है, जो कि उसके पास ही आ रहा था और बेहोश होने से पहले वो अपना मास्क उतार देता है। और यहाँ पर वो लड़की उसे मारने की बजाय उसे अपने ग्लास हाउस के अंदर ले जाने का फैसला करती है। फिर ये सब जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होती है और जल्दी से उसे कहती है कि जल्दी से उस भूतने वाले को मारकर फेंक दो। लेकिन अब वो लड़की चाहती थी कि वो आदमी अब हमारे साथ ही रहे, क्योंकि अब इन्हें भी एक ऐसा चाहिए था जो कि इनकी तड़पती बिल्ली को शांत कर सके। अब क्योंकि उनकी माँ को मजदूरी करे हुए भी काफ़ी साल हो चुके थे और उसका कुआं भी सूख चुका था, इसलिए वो अपने कुएं को गीला कराने के लिए उस आदमी को रोकने के लिए मान जाती है। इसके बाद इनकी माँ इन्हें बताती है कि घायल आदमी के पैरों पर टाके कैसे लगाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में पप्पू पथरी की माँ उसे बिस्तर से बांध दिया करती थी, क्योंकि उसे रात को मजदूरी वाले सपने आते थे। लेकिन जब अगली सुबह पप्पू पथरी की आंख खुलती है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि रात को उसकी पिचकारी ने अपना सारा पानी अब उसकी पैंट में ही छोड़ दिया। क्योंकि पप्पू पथरी का ये रोज का काम हो चुका था, इसलिए उसकी गीली चादरें साफ करते उसकी बहनें काफी परेशान हो चुकी थी। फिर अगली सुबह वे तीनों उस आदमी की पटिया बदलती हैं। जब उनमें से एक लड़की पानी लेने जाती है तो दूसरी लड़की उस आदमी को घूरने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार इतने बड़े हथियार वाले आदमी को देखा था। कुछ देर बाद उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो उनसे पानी मांगता है। तभी वो पहली लड़की उसे पानी देती है और उसे कोई भी चालाकी न करने को कहती है। वहीं जब उनकी माँ को पता चलता है कि वो आदमी जाग गया है तो उसके साथ वो पूछताछ करने के लिए आती है। अब यहाँ पर उस आदमी को अपना नाम तो नहीं याद होता, लेकिन वो कहता है कि मैं शहर से आया हूँ। वो बताता है बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है और ज़्यादातर लोग अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अब पप्पू पथरी भी उसके आने से खुश नहीं था, लेकिन उसकी बहन उसे यकीन दिलाती है कि वो आदमी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। फिर उनकी माँ दूसरी लड़की से कहती है कि जिस आदमी को तुमने 2 दिन पहले दफनाया था कि उसे कब्र से बाहर निकालो और वार्निंग के रूप में घर के बाहर लटका दो। अब ये सुनकर उस आदमी की फटकर चौसट हो जाती है कि कहीं ये लोग मुझे भी काट कर लटका ना दे। खैर, वो लड़की चेतावनी के तौर पर उस आदमी की बॉडी को घर के बाहर लटका देती है। इसके बाद दूसरी लड़की उस आदमी के पास आती है और वहाँ पर उगने वाले फल और सब्जियों के बारे में उसे दिखाती है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की उस आदमी को पटाना चाहती थी। इसी दौरान जब वहाँ पर दूसरी लड़की आती है तो पहली बहन उसको वहाँ से भेज देती है, क्योंकि उसकी बहन सबसे पहले अपना खाता खुलवाना चाहती थी। तो उसकी दूसरी बहन उससे कहने लगती है कि देख बहन, इस आदमी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत कर, क्योंकि अक्सर भरोसे वाले ही भरोसा तोड़ देते हैं और ये तेरे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसकी बहन उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। फिर अगले दिन हम उसकी बहन को देखते हैं, जो उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि घोड़ा कैसा दिखता है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि तो रुक, मैं अभी तुझे पैंट खोलकर अपना काला घोड़ा दिखाता हूँ। लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे एक चाकू ला कर दो तो मैं एक लकड़ी का घोड़ा लाकर तुम्हें दिखा दूंगा। तभी उनमें से एक लड़की वहां पर जाकर अपनी बहनों से छुप छुपा कर एक चाकू उठाकर ले आती है। फिर जब वो आदमी लकड़ी का घोड़ा बना रहा था तो पप्पू पथरी भी उसे देख रहा था। इसके बाद वो आदमी उसे सिखाता है कि घोड़ों के टुकड़ों को कैसे जोड़ना है, जिस पर पप्पू पथरी भी वैसा ही करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो गुस्से में वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और कहता है वो मुझसे नहीं होता ये सब, मुझे तो बजाने के लिए बस एक रशियन चाहिए।
तभी अपने भाई का पागलपन देखकर वो लड़की उस आदमी को कॉल देती है ताकि वो उसके भाई को कंट्रोल कर सके। और ये सब देखकर उसकी माँ को भी यकीन हो जाता है कि ये आदमी हमारे लिए खतरा नहीं है, और इसलिए वो भी उसे आज़ादी से रहने का फैसला करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और वो आदमी उस लड़की से मिलने उसके कमरे में जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसे राजू कहकर बुलाती है। यहाँ पर वो आदमी कहता है, नहीं मैं राजू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता और ना ही मैं तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करता हूँ। फिर अगले दिन वो लड़की उस आदमी को ब्रश लाने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो ब्रश लेने जाता है तो वो उसकी दूसरी बहन को देखता है जिसके हाथ में एक मेमोरी बॉक्स था। अब क्योंकि उसकी बहन उस आदमी से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि उस आदमी ने तो उसकी बहनों के साथ बहुत टाइम बिता लिया था, लेकिन उस पर तो उसने अभी थूका भी नहीं था। फिर अगले सीन में उसकी माँ उस आदमी से मिलने के लिए आती है और कहती है कि आदमी इतने शरीफ कभी भी नहीं होते, क्योंकि वो हमसे कुछ न कुछ चाहते ही हैं, और मुझे लगता है कि तुम भी हमसे कुछ न कुछ चाहते हो। शायद तुम मेरी लड़की के साथ प्ले करके उसे प्रेग्नेंट करना चाहते हो। वो कहती है कि तुम उसे बजा तो सकते हो, पर याद रखना अगर तुमने उसे बजाया तो तुम्हें मुझे भी बजाना पड़ेगा। फिर हम उसकी दूसरी बहन को देखते हैं जो गार्डन में अपनी पहली बहन को दबा दबा के मजदूरी करते हुए देखती है। अब उसे ऐसा करते हुए देख उसकी बिल्ली भी गीली होने लगती है और तभी उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि मैंने तो उसे राजू के साथ भी धुआंधार प्रोग्राम करते हुए देखा था, और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो लड़की उस आदमी का नाम राजू ही क्यों रखना चाहती थी। तभी प्रोग्राम करते वक्त जब उस आदमी की नज़र उसकी बहन पर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर बाद में वो आदमी उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे धमकाने लगती है कि मैं तेरी सारी चालें समझ रही हूँ, पर ये याद रखना तू मुझे कभी नहीं बचा सकता। वो उसे बता दिए कि मेरी बहन तो पहले से ही दिमाग से पैदल है, इसीलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके खेत में कौन मजदूरी कर रहा है। जब ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो उस आदमी को उसका एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे उसका एक नेकलेस भी मिलता है। अब ये देखकर उसे एक आइडिया आता है, वो उसका नेकलेस चुरा लेता है और सभी से कहता है कि उसे ये नेकलेस उसकी माँ ने बचपन में दिया था। अब ये देखकर उसकी बहन भी समझ जाती है कि जिस आदमी को ये इतना सीधा साधा समझ रहे हैं वो साला भूतने वाला है। वो सभी से कहती है ये आदमी गद्दार है, लेकिन तभी उसकी बहन उसका बचाव करती है। वो कहती है मैंडी तो इस आदमी से जलती रहती है क्योंकि ये उसकी लेना नहीं चाहता। अब ये सुनकर उसकी माँ एंडी पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम सभी बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे तुम पर ज़्यादा भरोसा था, लेकिन जब से तुमने अपने भाई राजू से ही अपनी पिंकी पिटवाई है तब से तुमने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वो आदमी उनका और भरोसा जीतने के लिए उनकी माँ से उनको और काम करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम अभी चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ पर कुछ ही दिनों के मेहमान हो। इसके बाद उसकी माँ एंडी से कहती है कि तुम्हें हम में या उस आदमी से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वे ज़्यादा लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं बना सकते। अब ये सुनकर एंडी परेशान हो जाती है क्योंकि वो भी उस आदमी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसके बाद हम पप्पू को देखते हैं जो कि मैंडी के साथ उसके बिस्तर पर चढ़कर मजदूरी करने वाला होता है। इस पर मैंडी उसे रोक देती है क्योंकि अभी उसका ये सब करने का मूड नहीं था, लेकिन जब ये बात उस अजनबी आदमी को पता चलती है तो वो मैंडी से कहता है कि तुम्हें अपने इस चूतिया भाई से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी अपनी ठरक मिटाने का पूरा अधिकार है। फिर अगले दिन वो आदमी उसकी माँ से कहता है कि तुम्हारा लड़का पप्पू पत्री बेवकूफ़ होता जा रहा है, कल ही उसने अपनी बहन को रगड़ने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हें मेरी जगह उसे बाहर भेजना चाहिए। लेकिन उसकी माँ अपने बेटे से ज़्यादा उस आदमी पर भरोसा नहीं करती थी और इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो आदमी उनकी माँ से फिर से मिलने के लिए आता है। उनकी माँ को लगता है शायद ये अपना हथियार पीछे से डालेगा, लेकिन तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और फिर वो उसकी बॉडी को लेकर पप्पू पथरी के पास रख देता है ताकि लोगों को ये लगे उसे पप्पू पथरी ने मारा है। लेकिन ये देखकर पप्पू पथरी डर जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी उनकी आवाज़ सुनकर सभी बहनें वहाँ पर पहुँच जाती हैं और ये जानकर रोने लगती हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। फिर जब सभी लड़कियाँ अपनी माँ का फ्यूनरल कर रही होती हैं तो इसी दौरान वो आदमी पप्पू पथरी को बांध देता है और साथ ही वो घर की सारी खिड़कियाँ खोल देता है ताकि पप्पू पथरी अपनी सारी याददाश्त भूल जाए। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये याद रखने बिल्कुल नहीं दे सकता कि उस बुढ़िया को मैंने मारा है। फिर वो अजनबी उसे ये भी बताता है कि इस वायरस का मुझ पर कोई असर नहीं होता, इसलिए मैं अपनी याददाश्त नहीं भूल सकता। वहीं दूसरी तरफ एंडी उस बॉक्स को देखने लगती है और उसे देखकर वो टाइम याद आता है जब वो जंगल में पहरा दे रही थी। फिर जब उसने देखा कि एक आदमी उसके पास आ रहा है तब उसने उसे मार दिया था, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राजू था। अब अपने भाई को मारने के दुख में एंडी इतना ज़्यादा पागल हो गई थी
कि उसने अपने मास्क को ही उतार दिया था, जिससे उसकी सारी यादें मिट गई थी। फिर जब एंडी इस बारे में मैंडी को बताती है, इस पर मैंडी उससे कहती है कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसने ये राज राज ही रखा। अब इस पर एंडी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी इस बुरी याद को मिटाने के लिए बाहर जाना चाहती थी। वहीं मैंडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी वो अजनबी भी वहां पर आ जाता है और मैंडी से एंडी को बाहर जाने के लिए कहने लगता है। और इसके बाद उन दोनों को ये भी पता चलता है कि पप्पू पथरी भी अपनी सारी याददाश्त खो चुका है। इसके बाद जब एंडी बाहर जाकर वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उधर मैंडी यहाँ पर दुखी थी, क्योंकि ये जगह धीरे धीरे उसकी याददाश्त को भुला देगी और बस वही यहाँ पर अकेली ऐसी बचेगी जिसे सब कुछ यहाँ पर याद रहेगा। लेकिन तभी वो अजनबी भी उसे सहारा देते हुए कहता है कि मुझे भी सब कुछ याद रहेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैंडी अपनी माँ की जगह ले लेती है और इस घर की मुखिया बन जाती है। जिसके बाद वो अजनबी राजू बन जाता है और एंडी अब मैंडी बन जाती है। वहीं सैंडी मैंडी की बेटी बन जाती है और पप्पू पथरी उन सभी का भाई बन जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं तो एंडी भी राजू की तरह बगैर मास्क लगाए बाहर घूमना शुरू कर देती है। फिर एक दिन पप्पू पथरी एक दिन अचानक से जमीन खोदता है और उसे वहां पर एंडी और मैंडी के नेकलेस के साथ साथ 2 कंकाल भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने यहाँ पर रहने वाले पहले लोगों का भी यहाँ पर सामान गाड़ा था। जिसके बाद उसने नए लोगों को उनकी पहचान दे दी। वहीं वो आदमी भी चुपके से पप्पू पथरी को देख रहा होता है। फिर जब वो वहां पर देखता है कि एक आदमी उनके पास आ रहा है तो वो अपनी बंदूक उस पर तान देता है, पर तभी वो अपना मन बदल लेता है और उस बंदूक को पप्पू पथरी के ऊपर तान देता है, क्योंकि अब पप्पू पथरी का दिमाग सड़ चुका था। इसलिए अब वो उस आदमी को मारकर नए आदमी को पप्पू पथरी बनाना चाहता था। दरअसल दोस्तों, इस फैमिली का ये कॉन्सेप्ट था, जो भी यहाँ पर अपनी याददाश्त को भुला देगा उसे मारकर नए इंसान को उसकी पहचान दे दी जाएगी। इसलिए जो फैमिली थी वो भी कोई असली फैमिली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अलग अलग थे और उन्हें भी पुराने लोगों की पहचान दी गई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।